हेलो एवरीवन, आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे वो कैप सेक्शन के ईडियम्स एंड फ्रेजेस के सिलसिले को, कारवां को, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग ईडियम नंबर 108 से, जो कि है रन आउट ऑफ स्टीम। रन आउट ऑफ स्टीम, ठीक है। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि रन आउट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है खत्म हो जाना, फिनिश अप हो जाना, ठीक है, पूरा का पूरा यूज अप हो जाना। और स्टीम का मतलब एवरीवन भाप है। स्टीम का मतलब एवरीवन क्या है? भाप, ठीक है, वेपर। तो शब्दार्थ क्या हुआ इस ईडियम का, इस मुहावरे का शब्दार्थ क्या हुआ, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का शब्दार्थ क्या हो गया कि पूरा का पूरा भाप खत्म हो जाना। अब एवरीवन, ये जो भाप है ये प्रतीक है, ये सिंबल है एनर्जी और एंथुजियाज्म का, ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है। तो स्टीम खत्म हो जाना मतलब ऊर्जा खत्म हो जाना, है ना, ऊर्जाहीन हो जाना, उत्साह खत्म हो जाना, उत्साहहीन हो जाना। एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद में इस ईडियम के बनने के पीछे की कहानी आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए, एग्जाम्पल है द वॉलंटियर्स स्टार्ट स्ट्रॉन्ग बट यूजुअली रन आउट ऑफ स्टीम प्रेटी क्विकली आफ्टरवर्ड्स। क्या मतलब हुआ इस वाक्य का, इस सेंटेंस का एवरीवन? बात हो रही है वॉलंटियर्स की, स्वयं सेवकों की, कि वॉलंटियर्स बहुत तेजी से स्टार्ट करते किसी काम को करना, बहुत जोश और उत्साह के साथ किसी काम को, कार्य को करना चालू करते, लेकिन अक्सर क्या होता है, तुरंत थोड़ी देर के बाद ही उनकी ऊर्जा, उत्साह, जोश, उमंग सब खत्म हो जाता है और वो फिर कार्य को आगे अच्छे तरीके से नहीं बढ़ा पाते, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं? रन आउट ऑफ स्टीम इस एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज किया है मैंने, और यहां पे रन आउट ऑफ स्टीम के बदले सिंपल वर्ड में आप क्या लिख सकते हैं? रन आउट ऑफ एनर्जी, रन आउट ऑफ एंथुजियाज्म, ठीक है। अब सुनिए उसके बनने के पीछे की कहानी। स्टीम है ना, भाप, वेपर, स्टीम यूज होता है एवरीवन, यूज होता था पुराने जमाने में जहाजों को चलाने के लिए, है ना। और स्टीम प्रोड्यूस करते थे बॉयलर्स। बॉयलर नाम का यंत्र होता था शिप में, जहाजों में। और बॉयलर नाम से ही क्लियर है, बॉयल करता था, पानी को बॉयल करता था, लिक्विड को बॉयल करता था, और लिक्विड या पानी बॉयल होने के बाद स्टीम प्रोड्यूस होते थे, ठीक है एवरीवन। अब बॉयलर में जो लिक्विड है या जो पानी है, जो वाटर है, उसको फायर बॉयल करता था। तो अगर अंदर की आग कम हो गई एवरीवन, तो बॉयलर भी स्टीम उतने अच्छे तरीके से प्रोड्यूस नहीं करेगा। स्टीम प्रोड्यूस नहीं होगा तो इंजन भी नहीं चलेंगे, इंजन भी काम नहीं करेगा, इंजन नहीं चलेगा तो जहाज आगे नहीं चलेंगे, जहाज बढ़ेंगे नहीं, ठीक है एवरीवन। तो स्टीम खत्म हो जाना, वेपर खत्म हो जाना मतलब एनर्जी और एंथुजियाज्म ही खत्म हो जाना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट ईडियम है हमारा CI, है ना। अब इसका शब्दार्थ हम हिंदी में देखें तो हो जाएगा नज़र से नज़र मिलाना, नज़रों से नज़र मिलाना। अब भाई हमारे हिंदी में तो नज़रें मिलने का मतलब कुछ और हो जाता है, ठीक है, हम नज़रें मिलने का मतलब कुछ और हो जाता है। यहाँ पे अंग्रेजी में CI का मतलब होता है टू अग्री फुल्ली विथ समबडी। नज़र से नज़र मिलना मतलब बात से बात मिलना, ठीक है, एकमत होना, मतलब पूर्णतः सहमत होना, CI। एग्जाम्पल है हिज फादर एंड ही सीज आई टू आई। यहाँ पे सीज नहीं सी होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 होगा। हिज फादर एंड ही सी आई टू आई ऑन मोस्ट थिंग्स, है ना। उनके पिता और वो दोनों एक दूसरे से अधिकतर चीजों पर पूर्णतः सहमत होते हैं, ठीक है एवरीवन, ध्यान दे रहे हैं। तो CI यानी अग्री फुल्ली विद समबडी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 110 स्पीक एंड स्पैन। देखिए एवरीवन, ये जो वर्ड है ना स्पीक, ये बना है स्पाइक शब्द से, स्पाइक SPIKE, स्पाइक से बन गया स्पीक।
स्पाइक आपको मालूम होगा नेल को बोलते हैं, NAIL नेल, नेल नाखून वाला नेल नहीं, कील वाला नेल, कील। और स्पैन, स्पैन का मतलब होता है एवरीवन, इस फ्रेज में, इस इडियम में स्पैन का मतलब है वुडन चिप, WOODEN, वुडन चिप। यहाँ पे हैज है, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, यस, वुडन चिप। स्पैन का मतलब होता है एवरीवन वुडन चिप, है ना, लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है। तो स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, साफ और सुथरा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, फिर कहानी सुनेंगे उसके बनने के पीछे की। एग्जाम्पल है व्हेन रूथ, पर्सन का नाम है किसी व्यक्ति का, व्हेन रूथ हैज फिनिश्ड क्लीनिंग द होल हाउस इज स्पीक इन स्पैन। जब रूथ ने घर को अच्छे तरीके से साफ कर दिया तो पूरा हाउस, पूरा घर कैसा दिखने लगा, स्पीक एंड स्पैन दिखने लगा, मतलब नीट एंड क्लीन दिखने लगा, साफ और सुथरा दिखने लगा। चलिए अब स्पीक एंड स्पैन के पीछे की कहानी क्या है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि स्पीक जो है वो स्पाइक से बना है, स्पाइक नेल को बोलते हैं, कील को, और स्पैन का मतलब है वुडन चिप, ठीक है एवरीवन। स्पीक एंड स्पैन, देखिए बात उन दिनों की है, बात उन दिनों की है एवरीवन, जब नया जहाज, है ना, नया जहाज लेकर आया होता था, नया जहाज लेकर आते थे लोग। तो नए जहाज में तो आपको मालूम ही है कि कील से लेकर हर वुडन चिप तक नई होती है, साफ दिखती है, सुथरी दिखती है, ठीक है। तो बस स्पीक एंड स्पैन का मतलब उस समय से नीट एंड क्लीन लोग समझने लगे, यूज होने लग गया। एग्जाम्पल भी आपने सुना ही। चलिए 111, स्टिक टू वंस गन्स, स्टिक टू वंस गन्स, ठीक है, अपने बंदूक में चिपके रहना, अपने बंदूकों को छोड़ना नहीं, अपने हथियारों को छोड़ना नहीं। एवरीवन यहाँ पे जो गन्स है, बंदूक है, जो हथियार है, वो प्रतीक है अपने विचारों का, है ना, अपने इरादों का, है ना। अपने गन्स पे चिपके रहना मतलब अपने विचारों को छोड़ना नहीं, है ना, अपने इरादों पे अडिग रहना, है ना, अडिग रहना, है ना, बने रहना, हटना नहीं, पीछे हटना नहीं। मीनिंग और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके पीछे की उसके बनने के पीछे की कहानी देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया एवरीवन कि यहाँ पे जो गन है वो प्रतीक है ओपिनियन और इंटेंशन का। तो पूरे इडियम का मीनिंग क्या होगा, टू मेंटेन वंस ओपिनियंस और इंटेंशन इन स्पाइट ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, मतलब विरोध के बावजूद, विरोध के बावजूद अपने विचारों और इरादों पर अडिग रहना, अपने विचारों और इरादों पर अडिग रहना, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, यू हैव टू स्टिक टू योर गन्स, यू हैव टू स्टिक टू योर गन्स इवन व्हेन ऑल आर अपोज्ड टू यू, है ना। ये एग्जाम्पल सेंटेंस है, क्या मतलब हुआ इसका, कि आपको अपने विचारों पर बने रहना है, अडिग रहना है, पीछे नहीं हटना है ना। इवन व्हेन ऑल आर अपोज्ड टू यू, फिर चाहे सारे आपके खिलाफ ही क्यों ना हो, सारे लोग आपके विरोध में क्यों ना हो, है ना एवरीवन। ऐसे सिचुएशंस लाइफ में आते हैं, है ना, लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पर आपको अपने ओपिनियंस और अपने इंटेंशंस के साथ बने रहना होगा, ठीक है। अब जैसे आपने डिसाइड किया, आपने निर्णय लिया कुछ बड़ा करने का, है ना, आपने डिसाइड किया कि मुझे UPSC क्रैक करना है, लेकिन फिर जो सिचुएशंस है वो आपके खिलाफ है, तो आपको कहा जा रहा है कि यू हैव टू स्टिक टू योर गन्स, है ना, यू हैव टू स्टिक टू योर डिटर्मिनेशन, पीछे नहीं हटना है, इस तरह से एग्जाम्पल। चलिए स्टिक टू योर गन्स जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में यूज हुआ है। चलिए अब इसके बनने के पीछे की कहानी सुने। देखिए ये जो इडियम है ये भी शिप से ही आ रहा है, शिप SHIP, शिप, जहाज से ही आ रहा है, जहाँ पर कुछ सेलर्स होते थे, कुछ नाविक होते थे जो हथियार लेके रहते थे, हथियार लेके जहाज़ों पर बने रहते थे, टिके रहते थे, ताकि समुद्री जो लुटेरे हैं उनसे अगर उनका सामना हो गया तो उन हथियारों से वो अपनी रक्षा कर सके। तो उन सेलर्स को कमांड दिया जाता था, उनको आदेश दिया जाता था कि आपको अपने गन्स पे चिपके रहना है, गन्स छोड़ के, वेपन छोड़ के वहाँ से कहीं और नहीं जाना है। बस क्या था, वो चीज़ वहाँ लिटरली यूज़ हो रही थी और वही लिटरल चीज़ अब
फिगरेटिवली हम लोग यूज करते हैं। तो अधिकतर ईडियम के साथ ऐसा होता है एवरीवन, हर मुहावरे के साथ ऐसा होता है कि वो चीज़ें लिटरली वास्तव में वैसा हुआ करता था किसी ज़माने में, पुराने ज़माने में, बीते ज़माने में, लेकिन फिर वो इतना यूज़ हुआ, फिर वो इतना पॉपुलर हुआ वो चीज़ कि आज के ज़माने में वो ईडियम्स मुहावरे के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 112, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, बुल मतलब सांड एवरीवन, और हॉर्न होता है उसका सिंग, है ना, सिर में होता है, 2 सिंग होता है, गाय के, भैंस के, है ना, बकरी के, हिरन के, सांड के भी होता है। तो टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब बुल को संभालना, सांड को संभालना, कैसे? उसके सिंग को पकड़ के। ठीक है एवरीवन, अब ये बात तो आप जानते ही हैं कि गाय है, भैंस है, सांड है, बकरी है, हिरन है, जिनके सिंग होते हैं, हेड में जिनके सिंग होते हैं, अगर वो आप पर अटैक करना चाहे, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और आप उसको कंट्रोल में लाना चाहते हैं, तो सिंपलेस्ट वे क्या है एवरीवन? सिंपलेस्ट वे बोल रहा हूँ, इजी वे नहीं बोल रहा हूँ। सिंपलेस्ट वे क्या है कि उनके हॉर्न्स को पकड़ लीजिए। अगर आप उनके हॉर्न को पकड़ लेंगे तब तो पूरा आप पे कंट्रोल में आ जाते हैं, फिर वो अपने किसी और अंग का इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं आपको अटैक करने के लिए। ठीक है एवरीवन, तो टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब टू डील विद द डिफिकल्ट सिचुएशन विद डिटर्मिनेशन एंड ब्रेवरी। तो यहाँ पे जो बुल है एवरीवन, सांड, वो प्रतीक है किसका? डिफिकल्ट सिचुएशन का। यहाँ पे इस ईडियम में जो बुल है वो प्रतीक है, वो सिंबल है किसका? डिफिकल्ट सिचुएशन का, मुश्किल परिस्थिति का। और हॉर्न से उसको पकड़ लेना, उसके सिंग को पकड़ लेना मतलब क्या? उस मुश्किल परिस्थिति को डील करना, संभालना, हैंडल करना, टैकल करना डिटर्मिनेशन और ब्रेवरी के साथ, दृढ़ता और बहादुरी के साथ, दृढ़ता और साहस के साथ मुश्किल परिस्थिति को संभालना। ये आसान शब्दों में अर्थ होता है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का। इसको एग्जाम्पल में यूज करते हैं, मीनिंग और क्लियर हो जाएगा। देखिए, द गवर्नमेंट विल हैव टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड टैकल द इन्फ्लेशन। ठीक है, अब सरकार के सामने मुसीबत आई है, क्या? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई। ठीक है, अब सरकार को मुद्रास्फीति को, महंगाई को कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है, तो कैसे करेगी? डर के? नहीं, द गवर्नमेंट विल हैव टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, उसको बहादुरी के साथ और दृढ़ता के साथ, है ना, इस सिचुएशन का सामना करना होगा और इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को, महंगाई को कम करना होगा। तो देख रहे हैं आप, इस एग्जाम्पल में ये ईडियम यूज हुआ है, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ठीक है, यानी टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद डिटर्मिनेशन एंड ब्रेवरी। नंबर 113 एवरीवन, द मैन इन द स्ट्रीट। द मैन इन द स्ट्रीट। ठीक है एवरीवन, स्ट्रीट मतलब आप जानते हैं गली, सड़क होता है, और स्ट्रीट, द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब हो गया सड़क या गली पे रहने वाला। सड़क या गली पे रहने वाला कहने का मतलब ये नहीं कि वो भिखारी है, लाचार है, वगैरह वगैरह, निर्धन है, दरिद्र है। द मैन इन द स्ट्रीट एवरीवन कॉमन मैन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कॉमन मैन को बोलते हैं, आम आदमी को बोलते हैं। ठीक है, आम जनता को, आम जनमानस को बोलते हैं द मैन इन द स्ट्रीट। ठीक है एवरीवन, अब कॉमन मैन के लिए, आम पब्लिक के लिए ये ईडियम तब यूज होने लग गया जब उनको वोट देने का अधिकार मिला, है ना। इंग्लैंड में जब उनको वोट देने का अधिकार मिला, किसके लिए वोट भाई? वही नेता वगैरह, रिप्रेजेंटेटिव वगैरह, है ना, मिनिस्टर वगैरह चुनने के लिए जब उनको वोट देने का अधिकार मिला, तब से ये ईडियम आम आदमी के लिए, आम जनमानस के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल है, द मैन इन द स्ट्रीट हैज लिटिल इंटरेस्ट इन लिटरेचर। है ना, क्या कह रहा है सेंटेंस एवरीवन? कि जो आम आदमी होता है उसको साहित्य में कम इंटरेस्ट, कम रुचि, कम दिलचस्पी होती है। ठीक है, क्योंकि आम आदमी इतना कमज़ोर होता है, मतलब इतना गरीब होता है कि उसका तो पूरा दिन 2 वक्त के रोटी का ही जुगाड़ करने में निकल जाता है, तो साहित्य में तो वो इंटरेस्ट लेगा ही नहीं। पढ़ाई लिखाई भी बड़ी मुश्किल से हो पाती है, तो जो पढ़े लिखे होते हैं वही साहित्य में इंटरेस्ट ले पाते हैं। तो ये कहा जा रहा है एवरीवन, द मैन इन द स्ट्रीट, द मैन इन द स्ट्रीट हैज लिटिल इंटरेस्ट इन लिटरेचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एवरीवन। 114 प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस एंड कॉन्स
ठीक है एवरीवन। देखिए ये जो ईडियम है प्रॉस एंड कॉन्स, ये निकला है, बना है प्रॉस एंड कॉन्ट्रा से। ये एक लेटिन एक्सप्रेशन है। प्रॉस एंड कॉन्ट्रा एवरीवन एक लेटिन भाषा का एक्सप्रेशन है, उसी से बना प्रॉस एंड कॉन्स जो इंग्लिश में यूज होता है। और इसका सिंपल मीनिंग होता है एवरीवन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस मतलब लाभ, फायदा, नफा, प्रॉफिट, और डिसएडवांटेज मतलब नुकसान, हानि। तो प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब हो गया एवरीवन वेरी सिंपल, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एग्जांपल है, आफ्टर लिसनिंग टू द प्रॉस एंड कॉन्स ही गेव हर परमिशन टू गो अहेड। ठीक है एवरीवन, तो बोला जा रहा है कि प्रॉस एंड कॉन्स सुनने के बाद, प्रॉस एंड कॉन्स सुनने के बाद, ठीक है, सारा नफा नुकसान सुनने के बाद उन्होंने उनको, किसी एक व्यक्ति ने दूसरे को, उन्होंने उनको परमिशन दे दी आगे बढ़ने की। आगे बढ़ने की मतलब काम को आगे बढ़ाने की, कार्य को आगे बढ़ाने की। ठीक है, चलिए ईडियम नंबर 115 एवरीवन, द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, इसका शब्दार्थ हो जाएगा धरती का नमक, और इसका भावार्थ होता है वेरी गुड एंड ऑनेस्ट। वेरी गुड एंड ऑनेस्ट, बहुत ही अच्छा और ईमानदार लोगों को इडियम्स के फॉर्म में कहते हैं द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, एग्जाम्पल है, यू शुड नॉट हैव चीटेड अ गर्ल लाइक लीजा हु हैज ऑलवेज बीन द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। क्या मतलब हुआ इस वाक्य का एवरीवन, कि आपको लीजा जैसी लड़की को चीट नहीं करना चाहिए था, धोखा नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो हमेशा से बहुत अच्छी और ईमानदार रही है। ठीक है एवरीवन, तो अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं किया जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल सेंटेंस में ये ईडियम यूज हुआ है द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, है ना, जिसको आप रिप्लेस कर सकते हैं उसके मीनिंग से, है ना। तो हु हैज ऑलवेज बीन द सॉल्ट ऑफ द अर्थ मीन्स व्हाट, हु हैज ऑलवेज बीन वेरी गुड एंड ऑनेस्ट। ठीक है, चलिए 116, थ्रो इन द टावल। थ्रो इन द टावल, थ्रो मतलब फेंकना, और टावल आपको मालूम है गमछी को बोलते हैं, है ना, गमछी जिससे आप अपने गीले बदन को सुखाते हैं, है ना, पानी पूछते हैं, पसीना पूछते हैं। थ्रो इन द टावल, थ्रो इन द टावल का शब्दार्थ क्या हो जाएगा एवरीवन, टावल फेंक देना, टावल फेंक देना। ये तो शब्दार्थ हुआ, इसका भावार्थ होता है टू एडमिट डिफीट। टू एडमिट डिफीट यानी हार मान लेना, हार जाना या हार मान लेना। इसके बनने के पीछे की कहानी मैं बताता हूं आपको, है ना। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। आवर टीम फॉट टिल द वेरी एंड बट द ऑपोजिशन वॉज जस्ट टू गुड, दे हैड टू थ्रो इन द टावल। क्या मतलब हुआ इस वाक्य का एवरीवन, कि हमारी टीम बिल्कुल अंत तक लड़ी, है ना, लेकिन जो ऑपोजिशन था, जो विरोधी थे, वो बहुत अच्छे थे, है ना, वो इतने अच्छे थे कि उनको हमारी टीम डिफीट नहीं कर पाई और हमारी टीम को अंततः हार स्वीकारना पड़ा। हमारी टीम को अंततः हार स्वीकारना पड़ा। थ्रो इन द टावल। अब सुनिए एवरीवन इसके बनने के पीछे की कहानी। तो ये जो थ्रो इन द टावल एवरीवन, ये आता है बॉक्सिंग के वर्ल्ड से। बॉक्सिंग, है ना, उस खेल में क्या होता है एवरीवन, जो प्लेयर होते हैं, जो बॉक्सर होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बॉक्सर का जो कोच है या उनकी टीम का जो एक मेट है, टीममेट है, वो क्या कर देता है, लिटरली सच में टावल रिंग में फेंक देता है, बॉक्सिंग रिंग में फेंक देता है, जो कि संकेत होता है, इशारा होता है कि हमारा जो बॉक्सर है वो अब compete करेगा नहीं, वो हार स्वीकारता है। तो ये एक तरह से क्या तरीका था सिग्नल देने का कि भाई हम लोग हार मान लेते हैं, हार स्वीकार कर लेते हैं। बस अब देखिए, कहा भी मैंने थोड़ी देर पहले कि बहुत सारे इडियम्स एवरीवन पहले लिटरली उस तरह का एक्शन हुआ करता था, लेकिन फिर अभी आज के ज़माने में उसको फिगरेटिवली यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो थ्रो इन द टावल मतलब हार मान लेना। ठीक है, एग्जाम्पल तो हो चुका। चलिए नेक्स्ट इडियम है टू फाइट टूथ एंड नेल। टू फाइट टूथ एंड नेल, ठीक है, इसका मतलब होता है टू फाइट विगरसली फॉर समथिंग, है ना, किसी चीज़ को पाने के लिए, हासिल करने के लिए जी जान से लड़ना।
ठीक है एवरीवन, पूरा दम खम जोशो खरोश के साथ लड़ना। ठीक है, चलिए इसके बनने की पीछे की कहानी को भी सुनते हैं। पहले एग्जाम्पल देखते हैं। द लॉयर पुट इन मेनी आवर्स फाइटिंग टूथ एंड नेल टू गेट हिज क्लाइंट रिलीज फ्रॉम प्रिजन। लॉयर है, एक वकील साहब है, उन्होंने लगाया है, उन्होंने घंटों लगाए हैं, इसलिए अपने क्लाइंट को जेल से बाहर निकलवाने के लिए, अपने क्लाइंट को जेल से बाहर निकलवाने के लिए उन्होंने घंटों लगाए हैं। और जो केस है, जो मुकदमा है, उसको उन्होंने पूरे जी जान से लड़ा है, उसको उन्होंने पूरे दम खम जोशो खरोश के साथ लड़ा है। ठीक है, अब सुनिए इसके बनने के पीछे की कहानी। टू फाइट टूथ नेल, टूथ मतलब दांत, नेल मतलब नाखून, है ना। तो दांत और नाखून का इस्तेमाल करके वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड बीस्ट लड़ते हैं एवरीवन नॉर्मली, है ना। जो जंगली जानवर होते हैं उनका हथियार उनके दांत और उनके नाखून होते हैं। तो बस ये जो इडियम है उन्हीं को एल्यूड करता है, उन्हीं की तरफ संकेत करता है, इशारा करता है। जब वो वाइल्ड एनिमल्स, जब जंगली जानवर अपने नाखून और अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं तो विगरसली लड़ते हैं वो, है ना, मतलब हिंसक तरीके से लड़ते हैं। ऐसे लड़ते हैं जैसे अपने दुश्मन को, है ना, सामने वाले को मार के ही दम लेंगे। तो यहाँ पे लड़ने का मतलब एवरीवन वो फिजिकली लड़ना ही नहीं है, संघर्ष करना है। ठीक है एवरीवन, मेहनत करना है, परिश्रम करना है, कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। ठीक है एवरीवन, इडियम नंबर 117 टू फाइट टूथ एंड नेल। चलिए एवरीवन, 118 टू गेट इनटू हॉट वाटर। टू गेट इनटू हॉट वाटर, वाटर पानी, जल, हॉट मतलब गर्म, तो गर्म पानी में उतरना, गर्म पानी में जाना। एवरीबॉडी, गर्म पानी में जाना किसको अच्छा लगेगा, है ना। गर्म पानी गर्म लगेगा, गर्म पानी हमारे बॉडी के जिस भी हिस्से से कांटेक्ट आएगा, वो कांटेक्ट में आएगा, वो हमारे बॉडी पार्ट को जला सकता है अगर वो ज़्यादा गर्म होगा तो गर्म पानी में जाना मतलब मुसीबत मोल लेना, है ना एवरीवन। तो ये जो गर्म पानी है वो मुसीबत, परेशानी का प्रतीक है। टू गेट इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल परिस्थिति में पड़ जाना। एग्जाम्पल है, ही फाउंड हिमसेल्फ इन हॉट वाटर ओवर हिज कमेंट्स अबाउट इमिग्रेशन, ओवर हिज कमेंट्स अबाउट इमिग्रेशन, है ना। अब एक व्यक्ति हैं, जनाब ने क्या किया, इमिग्रेशन के ऊपर अपना एक कमेंट दे दिया, इमिग्रेशन के ऊपर अपनी एक टिप्पणी दे दी। अब ये टिप्पणी देकर वो मुसीबत में पड़ गए। जाहिर सी बात है, वो जो टिप्पणी दिया होगा उन्होंने, है ना, जो अथॉरिटी जो उससे कंसर्न होंगे उनको उनकी ये बात पसंद नहीं आई होगी और वो मुसीबत में, परेशानी में पड़ गए। ठीक है एवरीवन, सो हॉट वाटर, टू बी इन हॉट वाटर, टू गेट इनटू हॉट वाटर मीन्स टू गेट इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन। 119 everyone, to have something up one's sleeve, to have something up one's sleeve, sleeve समझते हैं ना, स्लीव शर्ट का वो पार्ट होता है जो आपके आर्म्स को कवर करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। स्लीव आपके शर्ट का वो पार्ट होता है जिसको हिंदी में आस्तीन भी बोलते हैं, वो आपको पूरे आर्म को कवर करता है। ठीक है, तो उसके नीचे कुछ होना, टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, इसका मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में टू हैव सीक्रेट प्लान्स और आइडियाज। टू हैव आइडियाज और प्लान्स, व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज और प्लान्स, सीक्रेट, है ना, मतलब कोई गुप्त योजना होना, कोई गुप्त विचार होना जो सिर्फ आपको पता है, बाकी लोगों को पता नहीं है। ठीक है एवरीवन, इसके पीछे की कहानी सुनेंगे, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। If I know Mark, he will have 1 or 2 tricks up his sleeve, है ना। अगर मैं मार्क को जानता हूँ, ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि 1 या 2 ट्रिक तो उसके मन में, उसके माइंड में जरूर होगा, है ना, जिसका इस्तेमाल वो करेगा और जिसके बारे में बाकी लोगों को पता नहीं है। ठीक है एवरीवन, सो देख रहे हैं ना, इसमें यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, टू यहाँ से हैव समथिंग अप वंस स्लीव, हैव समथिंग के बदले यूज हुआ है एवरीवन 1 और 2 ट्रिक्स, अप वंस के बदले हीज हुआ है और ये फिर स्लीव तो है ही। चलिए सुनिए, ये ईडियम कहाँ से आया। ये ईडियम आया है एवरीवन कार्ड के गेम से। कार्ड समझते हैं ना, ताश, राजा रानी गुलाम एक का जिसमें होते हैं। तो एवरीवन कभी कभी प्लेयर्स चीट करने के लिए क्या करते हैं, अपने पसंद का कोई कार्ड स्लीव में छिपा लेते हैं
और जब मौका मिलता है तो बिना सबको दिखाए, है ना, वो कार्ड निकालते हैं और उस कार्ड को यूज़ करते हैं और चीटिंग करते हैं, गेम को जीतते हैं। ठीक है एवरीवन, तो बस वहीं से आ गया ये ईडियम, है ना। वो उस समय लिटरली यूज होता था, फिगरेटिवली यूज होता है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए 120, कीप समबडी एट आर्म्स लेंथ। कीप समबडी एट आर्म्स लेंथ, है ना, किसी व्यक्ति को खुद से एक हाथ की दूरी पर रखना। ये शब्दार्थ है, किसी व्यक्ति को खुद से एक हाथ की दूरी पर रखना। एक हाथ की दूरी पे रखना मतलब उनके कांटेक्ट में ना रहना, उनके संपर्क में ना रहना, उनसे ज़्यादा घुलना मिलना नहीं, उनसे ज़्यादा मतलब नहीं रखना, उनसे बातचीत नहीं करना। ठीक है एवरीवन, कीप समबडी एट आर्म्स लेंथ। एग्जाम्पल है एवरीवन, आई लाइक टू कीप माई ऑफिस कलीग्स एट आर्म्स लेंथ आउटसाइड ऑफिस, आई डोंट वॉन्ट देम इन माई पर्सनल लाइफ। यस, ठीक है एवरीवन, तो मैं अपने ऑफिस कलीग्स को अपने पर्सनल लाइफ में इंक्लूड नहीं करता, तो ऑफिस के बाहर मैं उनसे दूरी रहता हूँ, मैं उनसे कोई संपर्क, कोई बातचीत, कोई मेल मिलाप नहीं रखता हूँ। ठीक है एवरीवन, तो कीप समबडी एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या हो, कीप डिस्टेंस फ्रॉम समबडी, मतलब किसी को अपने पर्सनल लाइफ में आने नहीं देना। आगे बढ़ते हैं 121 एवरीवन, मेक बोथ एंड्स मीट। मेक बोथ एंड्स मीट शब्दार्थ तो हो जाएगा एवरीवन कि दोनों छोरों को, दोनों सिरों को मिला देना। भावार्थ क्या है उसको भी सुनते हैं, टू हैव जस्ट एनफ मनी टू बाय ऑल द थिंग्स यू नीड। ठीक है, सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि पर्याप्त पैसे होना ताकि आपके जरूरत की जो भी चीजें हैं उसको आप खरीद पाएं, है ना एवरीवन। मेक बोथ एंड्स मीट। चलिए इसके बनने के पीछे की भी कहानी सुनेंगे, लेकिन एग्जाम्पल देखते हैं। वी विल नीड टू स्टार्ट सेविंग मनी इन ऑर्डर टू मेक बोथ एंड्स मीट। क्या मतलब हुआ इस वाक्य का एवरीवन, कि हम लोगों को पैसा बचाना चालू कर देना होगा, हम लोगों को पैसे बचाने चालू कर देने होंगे। इन ऑर्डर टू मेक बोथ एंड्स मीट, इन ऑर्डर टू मेक बोथ एंड्स मीट मतलब ताकि जरूरत की जितनी भी चीजें हैं हम उनको खरीद पाएं, ताकि हमारे पास पैसे रहें इतने कि हम जरूरत की चीज़ों को खरीद पाएं। मेक बोथ एंड्स मीट। अब सुनिए एवरीवन, ये जो एंड्स है ना, ये जो एंड्स है, ये जो छोड़ है, ये जो सिरा है, ये ईयर का है ना, वर्ष, साल के एंड्स है एवरीवन। साल की शुरुआत आपको पता है जनवरी से होती है ना, और अंत होता है दिसंबर से। तो जनवरी को दिसंबर से मिलाना, दिसंबर को जनवरी से नहीं, जनवरी को दिसंबर से मिलाना। तो जनवरी को दिसंबर से मिलाना मतलब जनवरी से दिसंबर तक जी पाना, है ना, अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए। तो ये कब होगा, जब आपके पास एनफ मनी होंगे तब ना। तो यहाँ पे बोथ एंड्स का मतलब है बोथ एंड्स ऑफ द ईयर, जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 1 to 2 एवरीवन। पुट अ स्पोक इन वंस व्हील्स, है ना, व्हील मतलब चक्का, चक्र, पहिया। तो किसी के पहिया में कोई स्पोक डाल देना, है ना, क्या डाल देना, कोई स्पोक, कोई बार, है ना, कोई रड, कोई लोहा, कोई सलाख डाल देना। ठीक है, ये तो शब्दार्थ हुआ। भावार्थ क्या है, टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर समबडी टू अचीव समथिंग दे प्लान टू डू। तो मेक इट डिफिकल्ट मतलब अड़चने खड़ी करना, बाधाएं खड़ी करना, है ना, मुश्किल कर देना किसी के लिए कुछ अचीव करना, कुछ पाना, जिसको लेकर उन्होंने प्लान किया, योजना बनाई, है ना। किसी व्यक्ति ने योजना बनाई है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये वाली चीज़ हासिल करनी है, प्राप्त करनी है, लेकिन आप उनके लिए मुसीबतें, परेशानियां खड़े कर रहे हो ताकि वो आसानी से उस चीज़ को प्राप्त ना कर पाए या प्राप्त कर ही ना पाए, आसानी से, मुश्किल से, जैसे भी। ठीक है, पुट अ स्पोक इन वन व्हील्स। इसके पीछे की कहानी को सुनते हैं, पहले एग्जाम्पल देखते हैं। हिज लेटर रियली पुट अ स्पोक इन आवर व्हील, है ना, उनके पत्र ने सचमुच हमारे प्लान पे पानी फेर दिया, ऐसा बोल सकते। उनके पत्र ने सचमुच हमारे प्लान पर पानी फेर दिया। ठीक है, हमारे काम को मुश्किल कर दिया, कठिन कर दिया, कार्य को कठिन कर दिया। ठीक है, देख रहे एवरीवन, पुट अ स्पोक इन वंस व्हील्स यहाँ पे यूज हुआ है। अब सुनिए उसके बनने के पीछे की कहानी।
कार्ट समझते हैं ना, कार्ट, CART, कार्ट। कार्ट मतलब गाड़ी, गाड़ी मतलब मोटर गाड़ी नहीं, गाड़ी मतलब जैसे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, टमटम, ठीक है एवरीवन। तो कार्ट इन गाड़ियों को बोलते हैं, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, जिसमें चक्के होते हैं, पहिए होते हैं, और कार्ट चलाने वाले व्यक्ति को कार्टर बोलते हैं। तो बात उन दिनों की है एवरीवन, जब कार्टर अपने व्हील्स में, अपने पहिए में, अपने चक्के में जानबूझ के एक्स्ट्रा स्पोक या एक्स्ट्रा बार डालते थे, ताकि जब वो पहाड़ से, ऊंचे पहाड़ से नीचे उतर रहे हो, तो वो जो स्पोक है, वो जो बार है, वो क्या बाधा प्रोड्यूस करे, ब्रेक का काम करे, ब्रेक का काम करे, है ना, रुकावट का काम करे, और एकदम से गिर ना जाए कार्ट नीचे, है ना, धीरे धीरे नीचे आए। ठीक है एवरीवन। तो जैसे वो एक्स्ट्रा स्पोक या एक्स्ट्रा बार काम करता है, वैसे ही लिटरली जिसे काम करता था, अब उसको फिगरेटिवली यूज किया जाता है। बढ़ते हैं आगे, अगला इडियम है 123 एवरीवन, थ्रो डस्ट इन समबडीज आइज। इसके शब्दार्थ से ही भावार्थ को आप समझ जाएंगे। किसी की आंखों में धूल झोंकना, है ना, किसी की आंखों में धूल झोंकना मतलब किसी को कंफ्यूज या मिसलीड करना, उसको दुविधा में डालना या उसको भ्रमित करना, टू डिसीव, ताकि आप उसको धोखा दे पाएं, ताकि आप उसके साथ जालसाजी कर पाएं, फरेब कर पाएं। ठीक है, आंखों में धूल झोंकना। कहानी सुनते हैं, उसके बनने के पीछे के भी पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। डोंट अर्न मनी बाय थ्रोइंग डस्ट इन कस्टमर आइज। क्या मतलब हुआ एवरीवन इस सिंपल से सेंटेंस का, कि कस्टमर की आंखों में धूल झोंक कर पैसे मत कमाओ। कस्टमर की, ग्राहकों की आंखों में धूल झोंक कर पैसे मत कमाओ, अन्यथा तुम्हारा बिजनेस, व्यापार, धंधा जल्द ही खत्म हो जाएगा। इसके बनने के पीछे की कहानी क्या है एवरीवन? थ्रो डस्ट इन समबडीज आइज समझा जा सकता है। लोग क्या करते हैं, पुराने ज़माने में या अभी के ज़माने में भी ऐसा होता होगा कि कोई दुश्मन है, वो आपके पीछे आ रहा है ना, आपको, आपके ऊपर आक्रमण करने आ रहा है, आपको नुकसान पहुंचाने आ रहा है, तो उसको धोखा देने के लिए आप क्या करते हैं, रेत या धूल उठा के उसकी आंखों में लिटरली मार देते हैं, है ना। तो आंखों में धूल चला जाएगा, रेत चला जाएगा, तो फिर तो उसको कुछ दिखेगा नहीं, कुछ पल के लिए, कुछ मोमेंट के लिए उसको दिखेगा नहीं, और फिर वो मिसलीड हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, और इतने देर में आप कहीं भाग जाएंगे। बस वहीं से ये वाला इडियम आ गया है। इडियम नंबर 123, इडियम नंबर 124 एवरीवन, टर्न अ ब्लाइंड आई टू। टर्न अ ब्लाइंड आई टू। ठीक है, सुन रहे, समझ रहे हैं? आंखें आपके पास हैं, फिर भी आप ऐसे शो ऑफ कर रहे जैसे आपके पास आंखें नहीं हैं। तो आंख होते हुए भी अंधा हो जाना, आंख होते हुए भी अंधा हो जाना मतलब क्या? टू डिसरिगार्ड समबडी और समथिंग एंड प्रिटेंड टू बी अनअवेयर ऑफ इट, है ना। तो किसी व्यक्ति को या किसी चीज को डिसरिगार्ड करना, डिसरिगार्ड मतलब उसका अपमान करना। ठीक है, सुन रहे हैं? और ऐसे प्रिटेंड करना जैसे कि आप अनअवेयर हैं, आप उसके बारे में जानते ही नहीं हैं, अनदेखा करना, है ना, इग्नोर करना। एग्जाम्पल है, एज अ पुलिस ऑफिसर यू कांट टर्न अ ब्लाइंड आई टू एनी ऑफ द इलीगल एक्टिविटीज अराउंड यू। मतलब बहुत सिंपल है एवरीवन, कि पुलिस ऑफिसर के रूप में, ठीक है, आप किसी भी इलीगल एक्टिविटीज को अनदेखा नहीं कर सकते। मतलब उसके खिलाफ आपको स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने ही होंगे। आप देख सकते हैं एवरीवन, इस सेंटेंस में ये टर्न अ ब्लाइंड आई टू यूज किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 125, अ बर्ड्स आई व्यू। शब्दार्थ क्या होगा? एक चिड़िया, एक पक्षी के आंख का व्यू, दृश्य, नजारा। तो पक्षी किस स्टेट में है, किस मोड में है? पक्षी उड़ रही है, आसमान में, आकाश में है, और वहां से नीचे देख रही है, वहां से एवरीवन नीचे देख रही है। तो जो बड़ी बड़ी चीजें होंगी ना, वही चीजें उसको दिखेंगी, छोटी बारीक चीजें तो उसको दिखेंगी नहीं। ठीक है, तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब हो जाता है ओवरव्यू, विहंगम दृश्य। क्या हो जाता है एवरीवन? विहंगम दृश्य, बहुत बड़े एरिया का व्यू, जिसमें जो मेजर चीजें हैं वही दिखती हैं आपको, बाकी चीजें नहीं दिखती। एग्जाम्पल है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द एक्रोपोलिस आई हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द होल सिटी। ठीक है एवरीवन, तो एक्रोपोलिस मतलब वो शहर जो पहाड़ पर, पर्वत पर स्थित होता है, ऊंचाई पर स्थित होता है। तो वहां से
कहा जा रहा है एवरीवन कि वहां से, वहां के टॉप से, वहां के शिखर से आई हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द होल सिटी, मुझे शहर का, पूरे शहर का बर्ड्स आई व्यू दिखा, है ना, विहंगम दृश्य दिखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 126 ब्लू आइड बॉय, यानी नीली आंखों वाला लड़का। अब ब्लू आइड बॉय एवरीवन फेवरेट को बोलते हैं, फेवरेट यानी पसंदीदा, है ना, आंखों का तारा, डियर वन। एग्जाम्पल है शी गेट्स द चार्ज of all the assignment except the finance which is kept for the blue eyed boy। कहा जा रहा है एवरीवन कि एक युवती है, महिला है, उसको चार्ज मिलता है, जिम्मेदारी मिलती है सारे असाइनमेंट का, सारे कामों का, फिनेंस को छोड़कर, फिनेंस को छोड़कर, क्योंकि जो फिनेंस सेक्शन है वो ब्लू आइड बॉय के लिए रखा गया है। ब्लू आइड बॉय के लिए रखा गया मतलब जो बॉस है उनके फेवरेट एम्प्लॉय के लिए रखा गया है। ठीक है एवरीवन, सो ब्लू आइड बॉय यानी फेवरेट। अब ये ब्लू आइड बॉय का क्या कनेक्शन है फेवरेट के साथ एवरीवन? देखिए, ब्लू आइड बॉय मतलब वो बच्चा है ना, वो बॉय, वो बालक, वो लड़का जिसकी आंखें नीली होती है और उसकी आंखों में इनोसेंस होता है ना, इनोसेंस होता है, बेगुनाही होती है, मासूमियत होता है। तो इस तरह के लड़के सबको पसंद आते हैं, सबके लिए वो पसंदीदा होते हैं, वो सबके लिए फेवरेट होते हैं। तो ब्लू आई यानी फेवरेट, पसंदीदा। आगे बढ़ते हैं 1 to 7 एवरीवन। अ केक वॉक, केक वॉक, केक वॉक का मतलब होता है वेरी इजी टास्क, है ना, बिल्कुल आसान या सरल कार्य काम। ठीक है एवरीवन, एग्जाम्पल है डोंट थिंक दैट दिस टर्म्स वर्क विल बी अ पीस ऑफ वर्क, सॉरी पीस ऑफ केक। हाँ, केक वॉक बोली या पीस ऑफ केक बोली, बात बराबर है। सो डोंट थिंक दैट दिस टर्म्स वर्क विल बी अ पीस ऑफ केक, यू विल हैव टू स्टडी हार्ड टू गेट गुड ग्रेड्स। तो ये मत सोचो कि इस टर्म का जो वर्क होगा, पढ़ाई होगी, वो केक वॉक होने वाला है, आसान थोड़ा सा भी नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आपको अच्छे ग्रेड्स चाहिए, है ना, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आपको मेहनत करनी होगी, है ना, यू विल हैव टू स्टडी हार्ड। ठीक है, अब सुनिए केक वॉक के बनने के पीछे की कहानी। बात उन दिनों की है एवरीवन जब अमेरिका में गुलामी प्रथा चल रही थी। तो जो श्वेत लोग थे, जो गोरे लोग थे, उन्होंने क्या कर रखा था, अश्वेत लोगों को, काले लोगों को गुलाम बना रखा था। तो एंटरटेनमेंट वो करते थे, वाइट पीपल अपना एंटरटेनमेंट करते थे, उसी क्रम में वो क्या करते थे, नाचते थे, गाते थे। और जब वो नाचते गाते थे तो जो ब्लैक स्लेव्स थे उनको कहते थे कि जैसा हम नाचते हैं ना, वैसा तुमको भी नाचना है। वो एक तरह का कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर देते थे अपने ब्लैक स्लेव्स के लिए। तो ब्लैक स्लेव्स भी कोशिश करते थे उनको इमिटेट करने का। अब जो वाइट स्लेव्स होते थे वो ट्रेन डांसर होते थे, तो वो एलाबोरेटली नाचते थे, और ये तो अनस्किल्ड होते थे, इन्होंने तो कोई डांसिंग वगैरह सीखा नहीं, तो उनके पास कोई स्किल था नहीं। तो कोशिश करते थे उनको इमिटेट करने का, और इमिटेट क्या करते थे, वो उनका मजाक ही उड़ाते थे जब वो उस तरह का डांस करते थे। तो अब क्योंकि वो कॉम्पिटिशन है, तो जो कपल या जो टीम सबसे अच्छा नाचती थी उनको रिवॉर्ड के रूप में केक दिया जाता था। ठीक है एवरीवन, और ब्लैक्स के बीच, है ना, काले लोगों के बीच, अश्वेत लोगों के बीच वो ऐसा समझते थे कि आसान सा काम करने के लिए हमको रिवॉर्ड मिल गया, हमको केक मिल गया, तो हमने केक के लिए वॉक किया, हमने केक के लिए डांस किया, मतलब आसान सा कार्य। कालों के लिए, अश्वेतों के लिए वो आसान सा कार्य होता था, बस केक वॉक यानी वेरी इजी टास्क। 128 एवरीवन, अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। कैरेट मतलब गाजर, स्टिक मतलब छड़ी, मतलब मिक्सचर ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ठीक है, ऐसा अप्रोच, ऐसा तरीका जिसमें रिवॉर्ड भी है, पनिशमेंट भी है, पुरस्कार भी है और दंड भी। अच्छा काम करने के लिए पुरस्कार और काम ठीक से ना करने के लिए पनिशमेंट, दंड, सजा। ठीक है एवरीवन, सम स्कूल्स प्रेफर द कैरेट एंड स्टिक मेथड व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। कहा जा रहा है एवरीवन, कुछ स्कूल्स जब पढ़ाई की बात होती है तो स्टिक एंड कैरेट अप्रोच मेथड अपनाते हैं, है ना। स्टूडेंट्स अगर अच्छा करते हैं तो उनको रिवॉर्ड देते हैं, अगर वो अच्छा नहीं करते हैं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, अच्छे मार्क्स, अच्छे ग्रेड्स नहीं लाते हैं, तो उनको पनिशमेंट दिया जाता है, दंड दिया जाता है, सजा दी जाती। ठीक है एवरीवन, तो ये इडियम कहाँ से आया, है ना, ये इडियम आया एवरीवन, आप इमेजिन कर सकते हो सिचुएशन को, गधा है
है ना, गधा है, ऐस है, डोंकी है, तो अगर उससे आपको काम कराना है तो दोनों तरीके से करा सकते हैं। उसको लालच दे सकते हैं कि तुम्हें कैरेट मिलेगा, तुम आगे बढ़ो, अपना काम करो, ठीक है, या फिर आप उसको स्टिक मार के, है ना, उसके पिछवाड़े पे स्टिक मार के भी उससे काम करवा सकते हैं आप। बस उसी सिचुएशन से ये वाला इडियम आ जाता है एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 129, अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ओल्ड ब्लॉक ऑफ वुड, ठीक है, ब्लॉक समझ रहे हैं ना, ब्लॉक लकड़ी का एक समूह, लट्ठा, ठीक है, और CHIP चिप, चिप मतलब टुकड़ा, तो बड़े से लकड़ी के लट्ठे का एक छोटा सा टुकड़ा। इसका मतलब क्या होता है, सिमिलर टू वंस पेरेंट्स इन बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स एटसेट्रा। सिमिलर मतलब क्या, समान होना, एक जैसा होना, अपने माता पिता के जैसे होना, व्यवहार में, है ना, चरित्र में, लक्षण में अपने माता पिता के जैसा होना। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक है एवरीवन, सुन रहे हैं? तो जैसा वो ब्लॉक होता है, जैसा वो बड़ा लकड़ी का समूह लट्ठा होता है, वैसे ही वो छोटे सा टुकड़ा, चिप लकड़ी का टुकड़ा भी वैसा ही होता है, मतलब अपने माता पिता के जैसा होना। इसके लिए एग्जाम्पल देखेंगे।